आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात पर। तो खबर अच्छी आ रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में फ़ौजी मशकें अब की बार इस साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ कर सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कहीं न कहीं ट्रैक 2 पे हो रही डिप्लोमेसी कुछ मुस्बत इक़दाम उठाने पर दोनों ममालिक को मजबूर भी कर रही है। वही माना जा रहा है कि 2021 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से लेकर सियासत में कुछ नया भी दिखा सकता है। लेकिन नया नहीं, कश्मीर में वही पुराना एनकाउंटर वाला मामला बराबर जारी। और शोपियां के इमाम साहब में दौरान शब से जारी एनकाउंटर आज सुबह जो इख्ताम पजीर हुआ, जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए। मुकामी जराए के मुताबिक चारों का ताल्लुक लोकल इलाकों से है, लेकिन सरकारी सतह पे इनकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हुई है। श्रीनगर में आईजी कश्मीर ने भी दावा करते हुए बताया कि 4 मिलिटेंटों को दौरान शब के हुए एनकाउंटर में मारा गया। और उन्होंने ये भी बताया कि अब की बार इस साल जनवरी 1 से अब तक मार्च के आज की तारीख तक 19 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। श्रीनगर में आईजी कश्मीर ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने मजमूई हालात भी बयान किए, मिलिटेंसी का हवाला भी दिया, पत्थरबाजी पर भी बात की, यात्रा के हवाले से भी बताया और स्टिकी बम्स के खतरे से भी आगाह करते हुए आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मामला के खतखाल का यूं खुलासा किया। कल इवनिंग में शोपियान पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि मनिहाल विलेज में 4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी सीआरपी पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए। इनफैक्ट उसमें से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए। बाकी की फैमिली में अपील किए, लेकिन सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग TRF, PEF, LEM को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफुट है LAT का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज हमारे लिस्ट में ये LAT के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफ़ी मीर, जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मलिक है, जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी, जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। टेंट्स इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर, बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है। और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलबदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा। काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली की साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया। अगर किसी इनकाउंटर में छूट-फूट पथरा होता है, देखिए एक चीज़ बात मानना पड़ेगा आपको। जब फायरिंग शुरू होता है तो हम लोग गांव से और उसके आसपास के घर से लोगों को निकाल लेते हैं। घर से निकालेंगे तो कहाँ रहेगा? इनकाउंटर साइड के बाहर रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर जुलूस जमा हो गया। ये लोग उसी गांव के होते हैं। उसमें से 5-10 कुछ मिसक्रिएंट होता है जो पत्थर मारता है, उसको हम लोग ठीक से हैंडल कर रहे हैं। जिसका उसमें वीडियो में प्रूफ आता है या पिक्चर है, उसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। कुछ को PSA में बुक किए हैं और आगे भी करेंगे।
आईजी विजय कुमार श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल के अब तक के हालात का खुलासा। 19 मिलिटेंट को मारे जाने का उन्होंने दावा किया। ये भी बताया कि 18 नौजवानों ने इस साल के दौरान मिलिटेंसी में ज्वाइन भी किया है, जिनमें से 5 मारे जा चुके हैं, 3 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अभी भी इलाके में या कश्मीर में एक्टिव हैं। विजय कुमार ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। बुलेट के साथ भी हवाले से भी बात की और यात्रा से लेकर स्टिकी बम्स का भी उन्होंने बताया। लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि जहां विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की उसके फौरन बाद हमें मालूम यही हुआ कि अनंतनाग में इस इलाके में शोपियां में दौरान शब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को भी लूटा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओहदेदारों को मालूम नहीं था कि इस एटीएम में कितनी रुकूमत, खबरें मिलने तक थी, लेकिन हमें मुकामी ज़राए से मालूम हुआ कि लगभग 17.5 लाख रुपए की रकम जो है वो बताया जाता है। हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन लोकल ज़राए ने बताया कि बैंक हुकाम बता रहे हैं कि लगभग 17.5 लाख के करीब एटीएम में रकम थी, वो दौरान शब लूटी गई। और ये शोपियां के गोल चौक में हुआ है। शोपियां हेडक्वार्टर से लगभग आधे किलोमीटर दूर की पेवा का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से दौरान शब ये लूट हुई है और लगभग 17.5 लाख रुपए के करीब बताया जाता है कि रकम उड़ा ले गई है। ये वाकई में 17.5 लाख है, 18 है, 10 है, 14 है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कितनी है, क्योंकि अभी जो हुकाम है वो इस सारे मामले की तहकीकात करें। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ये शोपियां का एक पहलू और शोपियां के दौरान शब का पहलू। लेकिन अभी बाद दोपहर का पहलू भी आपको बताते चले। बाद दोपहर शोपियां के मैन चौक में भी एक बार फिर फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया है। बताया जाता है कि फोर्सेज को वहां पे कुछ मुश्तबा हरकत देखने को मिली। खासतौर पे कुछ फरन लगाए लोगों को देखा गया और उन्हें जब रोका गया तो वो भाग निकले। तो उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में किया गया। पूरे इलाके को कॉर्डन में किया जाने की खबर ये अभी कुछ देर पहले हमें मिली है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि और भी पहलू हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कोविड का पहलू भी है। अब लोग पूछ रहे हैं, हर कोई यही पूछ रहा है, क्या यहाँ पे दोबारा लॉकडाउन होगा? जिस तरह राजस्थान से खबरें आ रही हैं वहाँ रात का कर्फ्यू लगाया गया। महाराष्ट्र में एहतियात बरती जा रही है। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सरकार का इक़दाम उठा रही है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको याद ही होगा, ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के जरिए आवाम को बताया था। और आवाम को बताने के साथ साथ रात भर पुलिस की गाड़ियां गश्त पर थी। उनमें बाज़ाब्ता तौर पर लाउड स्पीकर्स में बताया जाता था कि मास्क न पहनने पर जुर्माना किया जा सकता है, मास्क पहनिएगा। और मसाजिद में इमाम साहिबान की भी खिदमत हासिल की गई थी श्रीनगर इंतज़ामिया की तरफ से। उन्होंने भी आवाम से अपील की कि मास्क न पहने। और उसी मामला को लेकर ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर आज श्रीनगर मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करी थी। स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, बच्चों को उसकी तरफ तरगीब दी जा रही थी। और मोहम्मद हनी बल्कि जो एडीसी श्रीनगर भी हैं, जहाँ कोविड के हवाले से जिनकी खिदमात को याद रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल जब इसी मार्च में कोविड आया था तो जिस तरह से फ्रंट लाइन पर उन्होंने काम किया था वो काम आज भी उन्होंने जारी रखा। और आज भी उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने मीडिया से भी बात की और मीडिया के साथ साथ मीडिया ने बच्चों से भी पूछा कि क्या है सूरत हाल, और असातिज़ा से भी पूछा। हम तीनों की बात आप तक पहुंचाते हैं। कि परसों से थोड़ा ये प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ कर दिया हमने मास्क का पहनने का। तो उसी सिलसिले में जैसे डी साहब ने बताया था कि हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ ऑफिसर्स जाएंगे आज और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए ग्राउंड पे देख लेंगे बज़ाते खुद। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई पहनता नहीं है तो जुर्माना और ऑन स्पॉट हम कोविड टेस्ट कर लेते हैं। मैसेज एक ही है, मैसेज कुछ इतना नहीं तो नहीं है। अब सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाक़फ़ है कि मास्क कम से कम पहनना बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग। उसी सिलसिले में हम आज आपको पता है हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बिस्को और मेलिनसन, और बाकी इंस्टीट्यूशन जो कॉन्वेंट, बर्नहॉल वगैरह या बाकी स्कूल हैं वहाँ भी ऑफिसर्स चले गए। तो आज जो हमने यहाँ पे देखा, पूरी टीम, प्रिंसिपल साहब, आप सब लोग देख रहे, गेट से लेकर पूरे क्लासरूम तक हमने एक भी बंदे को नहीं देखा जिसने मास्क नहीं पहना था। ये चाहे आप पियान होता है गेट पे या बाकी स्टाफ होता है या स्टूडेंट या टीचर्स,
सब ने मास्क पहना हुआ था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक बंदा कहीं नज़र आ जाता जिसे नहीं पहना था। क्लासरूम में भी आपने जैसे खुद भी देखा कि 100% मास्क उन्होंने पहना हुआ है। कुछ बच्चों ने तो ज़्यादा एक्सेस में ये किया है कि उनको ग्लव्स भी लगे हैं, कहीं कहीं पे तो हेड गियर भी लगा हुआ है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है मास्क वो 100% कवरेज यहाँ पे। दूसरी बात मैं जो जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, मुझे खुद भी बड़ी खुशी हुई, जो एंट्री गेट है इनका एक सिस्टम ऐसा है कि जो टीचिंग स्टाफ सबसे पहले आता है या बाकी स्टाफ उनको ये टेस्ट कर लेते हैं थ्रू डॉक्टर, उनको टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल भी देखते हैं, और जब इनको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उसकी हाज़िरी ये मान ही लेते हैं कि वो प्रेजेंट है, लेकिन वो घर चला जाता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर कोई 4-5 दिन छुट्टी चला जाता है उसके लिए मस्ट है कि वो सर्टिफिकेट लेके आता है कि कोविड टेस्ट करके कि मैं ठीक हूँ, तो तभी वो स्कूल में आ सकता है। तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हर एक स्कूल पूरे J&K में ये सिस्टम ऐसे ही है जो चल रहा है, उसको थोड़ा एक्टिवेट करके सेफ्टी के लिए आगे बढ़े। तो यही हमारा मैसेज सबके। I have worn the mask and the headgear to protect me from the COVID-19 because it is spreading viral. It is spreading like everywhere. We definitely wear the mask and follow the SOPs of the government. If you wear an headset, that's also better. Don't always use sanitizer. चलिए, ये कोविड का खतरा और इस कोविड के खतरे पर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें हल्के में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि कोविड ख़तरनाक है। अमेरिका इसका मुकाबला नहीं कर सका है तो हम क्या करेंगे जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे यहाँ सभी चीज़ों की कमी है। तो कमी के बीच में हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन इसी मुकाबले और जुगाड़ के बीच में हम बताते चलें आपको कि जम्मू कश्मीर में सरकार कई बुलंदियाँ सरंजाम देने के लिए पर तोल रही है। आपको बताते चलें, इस साल सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पैकेज का ऐलान भी किया। यकम अप्रैल से ये पॉलिसी लागू होने जा रही है और इस पॉलिसी के दौरान सरकार का मानना है कि यहाँ एक सनती इनकलाब लाया जा सकता है। बहुत से लोगों को खदशात हैं, ख्याल लोगों का यही है कि यहाँ तो इंडस्ट्री पनप नहीं सकती है, क्योंकि कुछ लोग यही बता रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री यहाँ लगानी है तो टूरिज्म रिलेटेड लगानी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगानी है। यहाँ फैक्ट्री लगाने के बाद उसका रॉ मटेरियल लाने में जो रकूमात खर्च होंगी, फिर उसको फिनिश करके बाहर के रियासतों में पहुँचाना एक बड़ा खर्चा आएगा। तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे क्यों लगाएगा, क्यों वो अपने आप को खतरे में डालेगा। और हमने यही मुद्दे हमने कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री जी राठौर के साथ उठाए और राठौर ने पिछले दिनों कुछ दिन पहले यहाँ पे ज्वाइन किया है। हमने उससे सारे मामलात उठाए क्योंकि वो इस इंडस्ट्रियल सिस्टम को या इंडस्ट्रियल पैकेज को देख रहे हैं। तो हमारी उनसे हुई बातचीत, आपकी नज़र। बहुत बदलाव आना है। आपने कई मिसालें देखनी शुरू कर दी। आपको शायद नहीं पता होगा, हमारा पहला जम्मू एंड कश्मीर का इनलैंड कंटेनर डिपो हमने लाइसेंस इशू किया है, 2 हफ्ते पहले कर दिया है। हम अगले हफ्ते कंटेनर कॉर्पोरेशन इशू करने जाए, पहला ड्राई पोर्ट खुलने की शुरुआत की जा रही है। ये पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। आपने कल रात देखा, हमारी पहली रात की फ़्लाइट गई जो 28 मार्च से रेगुलर फ्लाइट हो जाएगी। रात को आप सुबह आएंगे, आप शाम को चले जाएंगे। आप दिल्ली से रात को भी आ सकते हैं। ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, वो मुझे लेके आए हैं। उनकी काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने एक हमें मौका दिया है काम करने का, एक हमें मौका मिला है अपने देश के लिए काम करने का, कश्मीर के लोगों के काम करने का मौका मिल रहा है, जम्मू के लोगों के काम करने का मिल रहा है। बदलाव का वक्त आ गया है। एक ये नई सुबह की शुरुआत है। मैंने कल भी कहा था, एक डॉन ऑफ ए न्यू एरा। बहुत बदलेंगे, ये आप फैसला करेंगे हमने कितना बदला, ये आपके ऊपर रहेगा। जैसे हमारे बिहार के लोगों ने बताया मैंने क्या बदला है, या दिल्ली के लोगों ने देखा है, बदलाव आएगा। ठाकुर साहब, हमारे राज्यपाल जो यहाँ के हैं, उन्होंने आते ही एक बदलाव की बात भी की और कुछ देखने को मिला। ये नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे नजर डालें, 300-400 MOU साइन हुए हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन कोई बड़ा फेस नज़र नहीं आ रहा है। वी डोंट सी एनी बिग कॉर्पोरेट हाउस इन कश्मीर येट। तो क्या कोई है ऐसा प्रोग्राम आपका कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस का? पहली बात, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 अप्रैल से आ रही है। ये अनाउंसमेंट था कि आने वाली है, अभी तक इंडस्ट्री बेनिफिट मिलना नहीं शुरू हुआ है। हमारी नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आने वाली, जो एलजी साहब खुद अनाउंस करेंगे। हमारी नई स्टेट इंडस्ट्री पॉलिसी आने वाली है। ये आने की सुबुगाहट है, आने वाले हैं। आप इंतजार कीजिए, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, आप देखेंगे वक्त क्या आएगा। मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, अगले आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया। कुछ महीने का इंतजार कीजिए। ये सब चेंजेस हमारे स्ट्रक्चर में आ गए हैं, फॉर्मुलेशंस हो गए हैं। मैं दिन रात भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, बट एक बड़े बदलाव की सुबुगाहट है। 1 अप्रैल से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, उसमें क्या, उस बकेट में क्या कुछ खास है? यूजुअली यहाँ पे कहते हैं लोगों में बहुत इसके बारे में नेगेटिव अप्रोच भी बहुत है, मानना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहर से कॉर्पोरेट हाउस आएगा या इंडस्ट्रियल
इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ फिनिश करेगा, यहाँ से बाहर ले जाएगा, तो मार्केट वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो क्या कुछ उस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि यहाँ पे भी खपत हो और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एम्प्लॉयमेंट का है। आप सही बोलते हैं। हमें टैक्सेस की उम्मीद नहीं है जो इंडस्ट्री बाहर से आएंगे, हमें उम्मीद है वो जॉब क्रिएट करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। आपका जैसे पेट्रोलियम आप बाहर से मंगा के प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंडिया को टैक्सेस कुछ मिलते हैं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएट होते हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री देखा, डायमंड बाहर से आता है, सूरत में पॉलिश होता है, वापस चला जाता है, पर लाखों लोग एम्प्लॉय होते हैं। आप उस मॉडल पे समझिए, सूरत मॉडल मान के चलिए, हम कुछ भी बाहर से लाएं, प्रोसेस करें, बाहर ले जाएं, नौकरी तो यहाँ के लोगों को मिली जो लोकल आदमी रहेंगे। प्लस आपने सुना अभी कश्मीर के लोग बोल रहे थे हैंडीक्राफ्ट यहाँ का है, टूरिस्ट तो यहाँ आएंगे, इंडस्ट्रीज अगर आएंगे उनसे एंसिलरी इंडस्ट्री आनी शुरू हो जाती है तो हमारे लोग और काम मिलना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीका है शुरू करने का कि यहाँ के लोग एक रोजगार दिया जाए। तो सूरत मॉडल है और आप समझ सकते हैं कितने बिहार के लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, पर वो हीरा यहाँ का नहीं होता है, वो आता है और जाता विदेश का है। ये एक तरीका है जिससे हम लोगों को यहाँ रोजगार दे सके, नौकरियाँ मिल सकें। बट अभी आप कुछ महीने का इंतजार कीजिए, आप बड़े नाम सुनेंगे, बड़ी चीज़ें देखना शुरू कर देंगे आप। हम इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद से हैं। मिस्टर ठाकुर, आपसे एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। कश्मीर में अब जब इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री की बात होती है, यहाँ एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री की बात होती है, जिससे बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इन दो में कुछ सुझाव है, बड़े लोग, बड़े कॉर्पोरेट हाउस से इनके लिए आ रहे हैं यहाँ पे? कई लोग आ रहे हैं। इंडस्ट्री मतलब सर्विसेज भी होती है, मैं इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री मत सोचिएगा, सर्विस इंडस्ट्री बात होती है। कश्मीर वैली में आप जानते हैं बाई नेचर एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पैकेज में आईटी इनेबलमेंट भी किया जा रहा है। मैं भी हाल में अभी गया था 1 घंटे पहले। आईटी टावर हम आइकॉनिक बनाएंगे, जैसा बिल्डिंग श्रीनगर देखा नहीं होगा। कश्मीर वैली में ऐसी ऊंची बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग नहीं बनी होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ये मैं बना के जाऊँगा आपके लिए। जो आप दूर से श्रीनगर पहचान पाएंगे वो बिल्डिंग हमारी आईटी टावर है, जहाँ अच्छे बच्चे, जहाँ पढ़ने वाले लोग समय जो बाहर रहते हैं, अब आके श्रीनगर में अपने घर में रह करके आईटी टावर पर काम कर सकेंगे। आप देखेंगे ये एक सिर्फ प्रोमिसेस है, पर आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं कुछ महीनों बाद। और जब एलजी साहब ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है, मैंडेट दिया है, उनके गाइडेंस में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। हमें फ्री हैंड है, ऑनेस्ट हैंड दिया गया है और आपके काम करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, एक आपने जब कहा कि स्टूडेंट्स की बात की, कश्मीर के बहुत से स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर हैं, सबसे ज़्यादा कहें तो बांग्लादेश में हैं। श्रीनगर का एयरपोर्ट पे आपने नाइट फ़्लाइट लैंडिंग कर दी, हो गया शुरू, लेकिन श्रीनगर से कोई भी फ़्लाइट बाहर नहीं जाती है। आफ्टर हज बांग्लादेश सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कश्मीरी जाते हैं, उनके लिए कोई सुझाव है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से शुरू हो जाए? मैंने ऑलरेडी कल रात बात करनी शुरू हो गई, मेरी सीईओ गोयर से बात हो गई है। उन्हें हमें 2 सुझाव दिए हैं, हमने उनको दिया ढाका से और शारजाह से, जो तुरंत संभव है। ये महीनों की बात है, महीनों का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, आपने महीनों की बात की, अच्छी खबर है। और ये खुशखबरी दे रहे हैं कि यहाँ के बच्चे अब जो बहुत परेशानी में रहते हैं बांग्लादेश जाने के लिए, कभी कलकत्ता जाना, ट्रेन लेना, ये सारी चीज़ें, सीधा फ्लाइट अब बांग्लादेश और दुबई के लिए। लेकिन एक यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे मैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री को ही सबसे ज़्यादा, और लोगों को एक विश्वास आ रहा है, जो कल से इस आपको लगभग 1 महीनों में लोगों में बात हो रही है, जहाँ बात हो दैट मीन्स वहाँ विश्वास हो रहा है। तो विश्वास में हम क्या देखें, कब तक यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात आ रही है, पास प्रैक्टिस यही रही है कि सब्सिडी दे दो, मामला खत्म। अब की बार में रिवोल्यूशन कब तक हम एक्सपेक्ट करें? जो ये हमारी नई पॉलिसी है, ये प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव्स है। इसमें आपको जमीन लगाने के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जब प्रोडक्शन शुरू होगा तब हम पैसे देना शुरू करेंगे। ये जो सब्सिडी है लगभग 30,000 करोड़ की सब्सिडी है, जितना पैसा आज तक नहीं दिया गया है। मैंने पिछले साल रिकॉर्ड देखा, कुछ सैकड़ों करोड़ की बात होती, वो भी शायद नहीं मिलता है लोगों को। हम यहाँ हज़ारों करोड़ की बात कर रहे हैं। और अब ये जो सबसे बदलाव मैं बताना चाहूँगा, ये पहले मंत्रालय में जाया करता था भारत सरकार में, अब ये डेलीगेशन स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। सारे फैसले यहीं होंगे पॉलिसी के हिसाब से, आपको जल्दी जवाब मिलेगा और आपके जल्दी काम होने शुरू हो जाएंगे। सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट ही आपको रिलीज करेगी, आपको अब सेंटर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। इंडस्ट्री बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, स्टेट की इकोनॉमी की। कश्मीर में इंडस्ट्री का स्कोप तो है, लेकिन इस स्कोप में यहाँ का लोकल जो आदमी है वो कितना फिट होता है? ये सबका देश है, ज़्यादा कश्मीर का, जो कश्मीर में है, जम्मू वाले हैं, पर ये सबका देश है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो पॉलिसी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है आप बाहर वालों में, ये सबके लिए पॉलिसी है। प्रायोरिटीज़ तो लोकल्स को मिलनी चाहिए, हमेशा, आज भी और हमेशा रहेगी। क्या इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को, मैं ये भी है, देखिए बात ये है कि यहाँ पे बाहर से लेबर क्लास को लाएगा, यहाँ से जितने भी है, क्या पर्टिकुलरली कश्मीरियों के, JNK के रेजिडेंट्स के लिए कोई खास इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रहेगा? आप जानते हैं ऑलरेडी 75% रिजर्वेशन लोकल रेजिडेंट्स के लिए हो चुका है, वो रहेगा, उसमें कोई हटाया नहीं जाएगा।
इसमें कई और हम जो स्टेट के लोग अपने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर उनको काफ़ी इंसेंटिव दे रहे हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा, ऑनरेबल जी साहब अनाउंस करेंगे और आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी सुन सकते हैं। बट हमने स्टेट की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको बेनिफिट्स दिए हैं, उनसे मदद मिलेगी। उनकी उम्मीदें और भी होंगी, हम और भी मिलते चलेंगे, पर हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं। ठाकुर साहब, आपका जब हम बात करें पास की, चाहे वो NHPC हो, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन है, वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं क्योंकि NHPC डायरेक्टली कहीं ना कहीं कश्मीर रिलेटेड है पावर सेक्टर में, क्या पावर सेक्टर में यहाँ पे कुछ ऐसा और होने जा रहा है? बहुत बिल्कुल, बिकॉज देखिए भाई, आपने बताना चाहूँगा, मैं पावर सेक्टर से आ रहा हूँ। इंडिया में पावर सरप्लस है, 1 लाख मेगावाट लगभग सरप्लस है। बिजली कमी नहीं है, बिजली खरीदने वाले कम है। कश्मीर और जम्मू में दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ ट्रांसमिट जो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कमजोर है थोड़ा। ऑनरेबल जी साहब ने काफ़ी अच्छी खास कमेटी बना दी है, हमारे पावर ग्रिड के एक्स चेयरमैन साहब बैठ के काम कर रहे हैं। कुछ महीनों में आपको फिर से नतीजे देखने शुरू हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लोकल इशू है, बिजली की दिक्कत नहीं है। बिजली पूरे देश में 1 लाख मेगावाट सरप्लस है। कश्मीर में कहा जाता है कि नेशनल रिसोर्सेज बिजली के बहुत ज़्यादा, लेकिन टेप नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ और नए रिसोर्सेज को यहाँ आप बिजली की चिंता न करें, इंडिया में बिजली में जब चाहूँगा सस्ती बिजली मैं कहीं से ला दूंगा, आपको ये आराम करने की जरूरत है। हम टैप करें न करें, इतनी बिजली सरप्लस है कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। सर, पहला इंटरेक्शन है आपका मेरे साथ, अभी शुरुआत है, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कश्मीरी को आपसे अब होप सी हो गई है, होना चाहिए। तो आपको क्या होप है? मैं अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं, खासकर कश्मीर और जम्मू की, जो हमारे देश का एक हिस्सा है, और यहाँ की जो दिक्कतें हैं मैं उन मुश्किलातों को कुछ कम कर सकूंगा आपके लिए। हमारा सौभाग्य होगा। कब तक हो पाएगा? लोगों को लोग तभी मानेंगे जब उनके सामने कुछ हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? कब कहेंगे कि मिस्टर रेवोल्यूशनरी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कुछ किया? ये कब तक लोगों को मालूम हो जाएगा? मैं कल श्रीनगर 10 साल बाद आया हूँ। कल रात आपने कुछ बदलाव देखा? एक चीज देखी, हर दिन एक कदम आगे। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से सरकार के क्या है ख्यालात और आवाम को किस तरह से इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये सरकार की मंशा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, और भी मुद्दे हैं। हमारे यहाँ गोश्त की कीमत सरकार ने मुकर्रर की, अभी भी गोश्त की कीमतों से लेके गोश्त की सप्लाई पर तज़ब्ज़ुब जारी है। कई तरह के लोग बयातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शादी ब्याह के हवाले से जो कसाबों के लिए निरखनामा मुकर्रर किया गया है, कसाब उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि कसाबों की कीमत जो है या कसाबों की रेट जो है उस पर सरकार ने अमल दरामद तो कराया, उस रेत की, उस बाजरी की कीमत का अमल दरामद कौन करवाएगा? क्यों शहर में रेत कामयाब है, क्यों नायाब है इस शहर में दूसरे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं क्यों मुहैया नहीं करा रही है सरकार? ये लोग पूछ रहे हैं। और लोगों को हम ये भी बताते चलें कि सरकार ने ईंटों की कीमत 21,000 रुपया मुकर्रर की है। हमने इसी हवाले से कल बीरू के मुख्तलिफ ईंट भट्टों का तहसीलदार के हमरे वहाँ इलाके भी ईंट भट्टों में गए, हर जगह हमें यही मालूम हुआ कि लोग कीमत तो सरकार ने 21,000 मुकर्रर की है, लेकिन लोग खुद ही निरखनामे जो सरकार का निरखनामा है उससे ऊंचे दामों पर ख़रीद रहे हैं। इंतज़ामिया डॉक्टर हारून रशीद हमारे साथ जो तहसीलदार हैं बीरू के, वो मुख्तलिफ ईंट भट्टों पर जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, ड्राइवरों से पूछ रहे थे, सब बता रहे थे 21,000 मौके पे। लेकिन बाहर बाद में बताया जाता था कि नहीं जी कोई सरकारी रेट फिक्स नहीं है, देते तो 30,000 में थे, 27,000 में। लेकिन जो भी पूछता था, तहसीलदार पूछ रहा था कि रेट किस रेट पे दिया गया, और वो कस्में खा के बता रहे थे कि 21,000 में दिया। ये समझ नहीं आया ये नेचर किस तरह का है, एक जगह पे एक बात, दूसरी जगह पे दूसरी बात। ताहम तहसीलदार बीरू डॉक्टर हारून रशीद ने लोगों से अपील की कि 21,000 रुपया सरकार ने भट्ठे पे लोड करके उनको देना है, वो कीमत मुकर्रर की है, और इसी निरखनामे पर ईंटें खरीदें। अगर कोई इससे ज़्यादा आपसे कीमत वसूल करे तो बाज़ाब्ता तौर पे रेवेन्यू के तहसीलदार हैं या पुलिस है, वहाँ पे इस हवाले से वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए ये बाजार की बात, लेकिन बाजार के साथ साथ आपको बताएं आज आबी वसाइल ही नहीं बल्कि आज पानी बचाने का आलमी दिन है, और पानी बचाने के आलमी दिन पे आज तकरीबात की जा रही हैं। पानी बचाने के हवाले से लोगों में जानकारी फराहम की जा रही है और बताया जाता है, जोर दिया जाता है कि पानी को बचाया जाए, क्योंकि आब हयात इसे कहा जाता है, यानी ज़िंदगी का महवर पानी के आसपास है। इंसान कहीं न कहीं पानी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह इससे रिलेटेड भी है, और इंसान की बका पानी पर मुनहसर भी है। और यही बात आज, यही सबक आज रियासत से लेके मुल्क में हर जगह पे पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर में भी इस हवाले से भी तकरीबात हुई, पटन में भी तकरीब हुई। मुकामी इंतज़ामिया ने लोगों से लेके तुलबा और
हर किसी को ये बताने की कोशिश की कि पानी बचाना कार्य सवाब है। कुलगाम में भी ऐसी तकरीब हुई। कुलगाम में भी इंतज़ामिया ने सभी तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पानी बचाना ज़िंदगी बचाने के बराबर भी है। दोनों तकरीबात लेकिन इस हवाले से अपने नाजरीन को बताते चलें कि आज के आलमी दिन कहें या आज का सबसे बड़ा दिन कहें, पानी के हवाले से इस दिन के हवाले को, इस दिन के मनाने का क्या हमें कोई हक में है? ये सवाल कश्मीर में बहुत से लोग पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहिए। ये वो सवाल है जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे कुदरती वसाइल की बहुतात है, लेकिन जिस रियासत में झील वुलर जैसी एशिया की सबसे मीठे पानी की झील हो, दुनिया की खूबसूरत झील डल झील हो, जिस रियासत में दुनिया का खूबसूरत दरियाई जहलम हो, और जिस रियासत में, जिस इलाके में आबशार हो, नदी नाले हों, चश्मे हों, उस रियासत में भी लोग पानी के लिए मुजाहरे करते हैं। लगातार साल भर हम देखते रहते हैं, खबरों में आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पानी को लेकर मुजाहरे हुए। तो क्या उस रियासत में ये सबक पढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है? आज के दिन की तकरीबात के हवाले से बड़ी रकूमात भी खारिज की गई होंगी, लेकिन क्या सरकार ये रकूमात खारिज करने का हक रख सकती है? क्योंकि इन रकूमात को जो पढ़ाने के लिए आज इस्तेमाल किया जाता है, कहीं न कहीं किसी प्यासे को पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, किसी का नल ठीक किया जा सकता था, किसी जगह वाटर रिजर्वायर ठीक किया जा सकता था, किसी जगह पानी का टैंकर के ज़रिए पहुंचाया जा सकता था। लेकिन आज पढ़ाने पे, चाह खाने पीने पे, बाकी मामलात पे अच्छी खासी रकूमात खारिज की जाएंगी, लेकिन उस गरीब को, उस आदमी को दूर देहात में, शहर में, कस्बे में उसको पानी पहुंचाने के लिए आनाकानी की जाएगी। ये बात पानी की, लेकिन पीएचई के आज जो लीडरान भी हैं, पीएचई यूनियन जो मुलाजमीन यूनियन, उनके लीडरान भी यही बात श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। ज़रा उनकी भी सुने। देख रहे हैं कि इस वक्त आलमी सतह पे वाटर डे मनाया जा रहा है, तकरीबें की मनाई जा रही हैं, उन पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, बड़ी बड़ी तकरीरें की जा रही है, बड़ी जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है वो तकरीरें कर रहे हैं वाटर डे के हवाले से, वाटर की अहमियत को उजागर किया जा रहा है, इसकी इफादियत, इसकी अहमियत को उजागर किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग दिन रात मेहनत करके अनरेस्ट के दौरान, टर्माइल के दौरान, कोविड के दौरान, फ्लड्स के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने अहल अयाल को की परवाह किए बगैर, सब कुछ अपना छोड़ के, सब कुछ अपना दाव पे लगा के यहाँ के आवाम की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ के आवाम तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पहुँचा रहे हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है, उनके हवाले से कोई उनकी मुतालबात के हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी अहमियत, उनकी अफायदियत को उजागर नहीं किया जा रहा है, उनके जो मामलात हैं, उनके जो मुतालबात है, उन पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मसला वो, और दूसरी बात यह है कि वो बेचारे इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, उनके पास टूल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास जो टूल होना चाहिए पीएचई में, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात करें, ओएसटीज की बात करें, स्कीम्स की बात करें, फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाटर डे पे करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, आपके पास टूल नहीं है। वर्ल्ड वाटर डे मनाने का क्या मकसद है? और दूसरी बात, आपके जो मुतालबात है, आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, वर्ल्ड डे वाटर पे करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। चलिए पानी पे हम बात करते हैं। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, ये पानी पानी कर जाती उनको जो आज के दिन के हवाले से तकरीबात तो करते हैं लेकिन बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बताएं नाजरीन कि आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।